थे कि वात यानी कि वात, कला अर्थात गुण, अकला माने दोष। इस चैप्टर में वात के गुण और दोषों की चर्चा की गई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम वात कला अकला अकलियम अध्याय रखा गया है। ये पहला क्वेश्चन बनता है जो पूछा जाता है अक्सर वाइवा में। जिसको ये टॉपिक मिला हो वो जरूर इस क्वेश्चन को तैयार कर ले। चक्रपाणी एक बात और कहते हैं कि यहाँ पर कला का मतलब हम सूक्ष्म अंश भी कर सकते हैं, सूक्ष्म अंश। इसका मतलब यह है कि वात दोष की सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा करना है ना, डिटेल में चर्चा करना, ये भी वात कला के लिए अध्याय को डिनोट करता है। तो इसके दो मतलब है। स्पेशली तो मतलब साधारण यही है कि इसमें वात के दोष और गुणों की बात की जाएगी, कला और अकला की बात की जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चैप्टर में केवल वात की बात की गई है, इसमें पित्त और कफ की बात भी की गई है, ये हमें ध्यान रखना है। चैप्टर का नाम भले ही वात कला के लिए हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा पित्त और कफ का जिक्र भी किया गया है, ये हमें ध्यान में पूछे जाएंगे जो कि विभिन्न सर स्क्रीन चली गई। अल्लाह कैसे होता है सर। अब आ रही है, जी अब आ सर। रही है। जिस दिन थोड़ा सा बारिश हो जाती है दिक्कत तो होती है, ठीक है, बारिश की वजह से हो रहा है ये सब। तो इसमें विभिन्न आचार 8 प्रश्न पूछेंगे वात से रिलेटेड, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाएगा टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न की संख्या है 12। इस बात को आप मार्जिन पे लिख सकते हो ऊपर, चैप्टर के अंदर भी होगा, लेकिन ध्यान रखना वात से रिलेटेड 8 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन कुल प्रश्न 12 पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 2-3 बातें हमें और याद रखनी है कि जो आचार्य वायुर्वेद हैं, वायुर्वेद, वो वात से संबंधित, वो कहते हैं कि वात क्या है, वात शरीर का मूल रक्षक है। वात शरीर का मूल रक्षक है। जबकि आचार्य मरीचि कहते हैं कि पित्त शरीर का मूल रक्षक है। वहीं आचार्य काप्य कहते हैं कि कफ शरीर का मूल रक्षक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें याद तो रहेगा ही अपना। अब वायुर्वेद है तो वायु आ रहा है, तो वात को ही शरीर का मूल रक्षक कहेंगे। क्या मरीचि से मिर्च याद रख सकते हैं? क्या मिर्च तीखी होती कि नहीं होती? जस्ट लाइक पित्त। बताओ, याद रहेगा नहीं याद रहेगा? जी सर। काप्य से तो कफ याद रहेगा, है ना? काफ और कफ सिमिलर होता है, तो काप्य से तो कफ याद रहेगा। तो इस तरह तीनों आचार्यों के, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सरल क्वेश्चन भी है, रिपीट होता है बार बार, चाहे एमओ का एग्जाम हो चाहे एआईपीजीटी का एग्जाम हो। तो सिंपल सी बात है, आप याद रखोगे इनको। चलो अब चैप्टर पे आ जाते हैं, कुछ बेसिक बातें बतानी थी, मैंने बता दी। तो 3 ऐषणाओं के बाद हमें पता है, चूंकि हमने अष्टत्रिक का वर्णन किया है और वहाँ पर रोगों के बारे में, रोगों के आयतन के बारे में, रोगों के रोग मार्ग के बारे में चर्चा की, लेकिन जो इनके असाधारण कारण होते हैं वो कौन होते हैं? वो तो दोष ही होते हैं। एक यहाँ पे लाइन लिखेंगे, लिखिए देखते हैं। यहाँ पे लाइन नहीं लिखी है, और लिखी हो तो शायद दिखाई नहीं दे रही। आप एक लाइन लिख लो आप, कि रोगों का असाधारण कारण
रोगों का असाधारण कारण कौन होता है? दोष होते हैं। वात, पित्त, कफ। ठीक है? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट श्लोक है शारंगधर का। पित्तम पंगु, कफा पंगु, पंगवो मलधातवा। यानी कि ये सब पंगु हैं, बिना वायु के गति नहीं कर सकते। वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। जैसे बादलों को हवा जहाँ ले जाती है वहाँ बरस जाते हैं। ठीक है? उसी प्रकार पित्त और कफ को वायु जहाँ ले जाती है वहीं वो रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, मल धातुओं के सम्मिलित स्वरूप को। तो यहाँ पर इस श्लोक को रटना हमारी मजबूरी है और सरल भी श्लोक है, सिंपल सा है, राइम बनती है। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। सारंगधर का ये श्लोक किसकी महत्ता को बताता है? वात की महत्ता को बताता है कि वात कितनी बलवान है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम, इसमें पित्त और कफ का वर्णन है, लेकिन वात बलवान होने से ही इस चैप्टर का नाम वात कलाकली रखा गया है। रखने को तो इसका नाम त्रिदोष कलाकली अध्याय रखा जा सकता था, लेकिन जिसकी चलती है उसी के नाम से सब कुछ होता है। ये लोग आप जानते ही होंगे कि दोनों में से किसी एक की ही चलती है। इस श्लोक में तो खास ऐसा कुछ है नहीं है, बस आपको 8 प्रश्नों के बारे में याद रखना है कि वायु से संबंधित यहाँ पर एक तो याद रखना संभाषा यहाँ पर हुई है, वात संबंधी तद्वित संभाषा हुई है, सिंपोजियम हुई है, सेमिनार हुआ है, सीएमई हुई है, जो भी समझिए आप। आचार्य यहाँ बैठे हैं निर्धारण करने के लिए वात इत्यादि के बारे में। तो मुझे बताओगे कि चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा हुई है? कौन बताएगा? चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा हुई है? बताओ। ये तो गलत बात है। सच्ची तुम्हें नहीं याद रहा 7 क्या? संभाषा हुई है। हाँ, 7 संभाषा हुई है। जिसमें सूत्र सार में कितनी हुई है? 4 4 4 बार। कहाँ हुई है बेटा 4? 1 12 25 26 एक मैंने पहले चैप्टर में हुई थी, हिमवत पार्श्वे शुभस, है ना? हिमालय की घाटियों में मसूरी में हुई थी पहले, फिर 12वें चैप्टर में है। इसके बाद कहाँ हुई है? 25 25 में किस संबंध में हुई है बताओ? पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के निर्धारण के रूप में हुई है। ठीक है? ऐसा में भी भावानाम संपत संजयित नरम। और 26वें चैप्टर में किसको लेकर हुई है? रस संख्या निर्धारण के लिए। हाँ, रस की संख्या के निर्धारण के रूप में हुई है। रस की संख्या के निर्धारण में। तो फाइनली यात्री जी ने क्या कंक्लूजन दिया था उस संभाषा में? षड्रस सिद्धांत दिया था। है ना, षड्रस सिद्धांत दिया था। कौन से होते हैं षड्रस? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त रसायन। अच्छा, इस संभाषा में क्या कंक्लूजन दिया था चैप्टर 25 में यज्ञ पुरुष अध्याय में? इसमें दिया था कि जिन भावों से पुरुष की उत्पत्ति, है ना, जिन भावों से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं भावों के विकार से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन दिया था यहाँ पे। वेरी गुड। देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, ये सब पढ़ चुके हैं, तुम लोग पढ़ोगे, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं तो इनसे पूछता रहता हूँ। आइए दोबारा से वहीं पहुंचते हैं जहाँ बात चल रही थी। बस आप यहाँ पे एक ही बात अंडरलाइन कीजिए, 8 प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 8 प्रश्न पे एक नजर डाल लेते हैं, बस आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं कि वायु के क्या गुण होते हैं, वायु के प्रकपित होने का क्या कारण है, कुपित हुई वायु शांत कैसे होती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका इस बार ऐसा मेरा मानना है कि क्वेश्चन आ सकता है
कि जब वायु असंघात है, अनवस्थित है, तो उसे प्राप्त किए बिना प्रकुपित एवं प्रशमन करने वाले द्रव्य उसे कैसे कुपित और शांत करते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है। इसको हम देखेंगे डिटेल में। फिर क्वेश्चन है कि प्राकृत होकर शरीर और अशरीर यानी लोक में चलने वाली वायु कैसे काम करती है? कुपित होकर शरीर और लोक में चलने वाली वायु कैसे काम करती है? ऐसे यहाँ पर संसार की बात चल रही है। इस तरह 8 प्रश्न पूछे गए हैं आचार्य द्वारा। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पता रहना चाहिए 8 प्रश्न वायु से रिलेटेड हैं, पूछे गए हैं। इसके बाद फिर वात के गुणों की बात की गई है। पहले प्रश्न का आंसर दिया जा रहा है और पहले प्रश्न का आंसर कौन दे रहा है? कुश नामक वैद्य दे रहे हैं। कुश नामक वैद्य बता रहे हैं कि वात के 6 गुण होते हैं। कौन-कौन से? रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद। रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद। 2024 बैच में कोई बंदा बताएगा मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी? सर रूल सीख सूक्ष्म और चल अनिल। एक चीज ध्यान रखो, ये नेहा यादव किस बैच की हैं? नमस्ते सर। आप किस बैच से बेटा? सर 2024। 24 बैच से हो। और अभी एक डॉक्टर साहब ने और ज्वाइन किया था, वर्मा जी नाम था उनका कुछ, कौन है वो? मैं बस इसलिए पूछता हूँ कोई अलकायदा संगठन से ना ज्वाइन कर ले भाई, ठीक है? मुझे फंसा दो तुम लोग। मैं क्या बता रहा था? क्या बता रहा था नंदिनी मैं? सर बात के गुण मतलब उनकी ट्रिक। हाँ, बात के गुण बता रहा था। तो पहले तुम्हें याद रखना है कि चरक सूत्र 1 जो पहला चैप्टर था, उसमें हमने वात के 7 गुण पढ़े थे। उसमें हमने वात के 7 गुण पढ़े थे, ठीक है? इस उन 7 में से अगर हम चल और सूक्ष्म हटा दें, जो भी तुम्हें ऐसा लगा करे, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा कल का बचा हुआ था। सारी बातें हमारे 8 प्रश्न के उत्तर मिल गए थे, नहीं पूछे थे उसके बारे में, ठीक है? ये सब बातें 2 आचार्य बैठ के सुन रहे थे बहुत देर से। कौन? मरीचि और काव्य ऋषि। इन्हें गुस्सा आया, इरिटेट हो गए। ये वैसे इरिटेट हो जाते हैं जैसे कि कभी किसी फंक्शन में 3 फूफा आ जाएं और घर वाले केवल एक ही फूफा की तारीफ करते रहें कि ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार है, इनकी कार बहुत अच्छी है, तो बाकी के 2 फूफा बड़े इरिटेट हो जाते हैं। कहते हैं बताओ यार, हम क्या रिश्तेदार नहीं हैं? हम क्या इनकी लड़कियां नहीं झेल रहे हैं? हमारी तारीफ क्यों नहीं? ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। महर्षि बोले वायरस के वचनों को सुनकर कि देखो आपने जो कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ वायु के गुणों को कह देने से जो आयुर्वेद का उद्देश्य है, स्वास्थ्य लाभ या बेकार प्रशमन का, क्या वो संपन्न हो जाएगा? आत्री जी बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि देखो अब गुस्सा हो गई। तब आयुर्वेद कहते हैं कि केवल वो था, मैं चाह रहा हूं, देखो अगर जो कितनी बदमाश है और शैक्षिक का आपको भी हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। आ रही नहीं आ रही? चल थोड़ा थोड़ा हिला हलू के देखो इसको। लोकेशन चेंज करो कमरे में।
ठीक है? तो वो कहते हैं कि कभी आपने नोटिस किया है कि रात के 10 बजे पेट में हल्का-हल्का दर्द उठा। आपने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी-सी हींग खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। और आपने देखा कि 11 बजे तो ये हालत हो गई कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कभी हुआ है आप लोगों की किसी की लाइफ में ऐसा? जी सर। तो आचार्य यही समझाना चाहते हैं कि देखो वायु का 8 प्रश्न इसलिए कह रही है मरीचि और कार्त्य जी, आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि वायु जो है कैसी है, बड़ी शीघ्र आतेक है, बड़ा शीघ्र एक्शन होता है उसका, वो कभी भी प्रकोपित हो जाती है। इसलिए बस हमारा मतलब था कि हम उसके बारे में सर्वप्रथम जाने और वैद्य कभी घबरा के रोगी का नुकसान न कर दे, बस इसलिए हमारा ये पर्पज था और कोई पर्पज नहीं था। तो कहते हैं मर्ची कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दें, कह रहे हैं कि अग्निरेव शरीरे पित्त अंतगता, कि जो पित्त के अंतर्गत जो शरीर के अंदर पित्त है और पित्त के अंदर जो अग्नि है मित्रों, वही शरीर के समस्त कुपित अकुपित और कुपित अकुपित होकर क्रमशः शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाली होती है। कैसे? तद्यथा पक्ति अपक्ति। यहाँ पर देखो कई सारे द्वंद्वों का वर्णन किया है। द्वंद्व माने पेयर्स। कौन कौन से? अगर वो कुपित है तो अपक्ति कर देगी, सॉरी अकुपित है तो पंक्ति यानी पाचन कर देगी। दर्शन अदर्शन, कौन बताएगा कि नेत्रों में कौन सा पित्त होता है? नेत्रों में पित्त के 5 भेद होते हैं, बताओ नेत्रों में कौन होता है? सर आलोचक पित्त। आलोचक। आलोचक पित्त। आलोचक पित्त। सोचो नेत्रों में आलोचक पित्त है तो क्यों ना हम आलोचक नेचर के हो जाते हैं। हमारा दिन भर क्या काम रहता है? आलोचना रहता है। किसी इंसान में 99 अच्छाइयाँ हों तो हम कभी नहीं कहते कि यार तुम्हारी ये अच्छाई है, लेकिन किसी के अंदर एक बुराई दिख जाती है तो हम तुरंत बोलना शुरू कर देते तुम्हारी आंखों में आलोचक पित्त है, तो आलोचना क्यों ही ना करें। हमारी गलती थोड़ी, भगवान ने ऐसा बनाया। ठीक, आज से जस्टिफाई हो गया आपका ऐसा होना। ऊष्मा की बात की गई है, प्रकृति विकृति वर्णों की बात की गई है कि किसी का जो वर्ण होता है वो भी पित्त जैसे होता है। कौन कहेगा वर्ण से होता है? किसी कलर से होता है। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो वर्ण होता है, कलर होता है, इसके अंदर वो किस में होता है? सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज, ये अल्लाह, जी सर। रुको मैं थोड़ा फोन को बाहर क्या है, एक मिनट। जी सर। अब आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ, मैं पूछ रहा था किस पित्त के कारण वर्ण होता है? रंजक पित्त। पक्का? भ्राजक पित्त। ठीक है, भ्राजक पित्त के कारण होता है। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन न लेना जिसको ना पता हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि वर्ण भी ऐसा होता है, ठीक है। जैसे किसी का, जैसे मृदुल तिवारी गोरा क्यों है, मैं काला क्यों हूँ, ये कौन डिसाइड करता है? भ्राजक पित्त। अब शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद यानी प्रसन्नता, ये सब किसके अधीन होते हैं? ये शरीर अंतर्गत पित्त के अधीन ही होते हैं। और वही कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ
इन कर्मों को करने वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं। ये श्लोक वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है। 2-3 चीज़ें हम लोग याद रखेंगे इसमें। तो एक तो ये श्योर याद रखना है आपको, और भी जगह आएगा आयुर्वेद में, वैसे भी रट जाएगा, बार-बार आएगा। और आपको ये तो याद रहेगा ही रहेगा, दर्शन वगैरह दर्शन। अच्छा, एक चीज़ में ध्यान आई, एक आप वो लिखिए, श्लोक लिखिए। चरक सूत्र 18 में 3 श्लोक दे रखे हैं, आपको पता होगा, शायद विमर्श में भी दे रखे हो यहाँ पे। कोई बताएगा मुझे वायु के प्राकृत कर्म का श्लोक क्या है? इप्सा इच्छा वासने श्वास चेष्टा धातु गति सममोक्ष गतिमतां वायु कर्म विकारजम। वेरी गुड। देखो विमर्श में कहीं दे रखा है क्या? पता नहीं विमर्श में है कि नहीं। जी सर, श्लोक नंबर 49 है 18 चैप्टर में। नहीं, 18 में तो है ही ना, 18 कहाँ निकालते फिरेंगे लोग। रुक जाओ, मुझे देखने दो। हम लिख ही लेते हैं यहाँ पर। उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समोक्षो गतिमता वायु कर्म। मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है? वो संधि दे रखा है बुक में, अविकारजम। यानी कि जो वायु अविकारी होती है, यानी कि प्राकृत होती है, उसके कर्म ये सब होते हैं। उत्साह, सांस का आना जाना, सारी चेष्टाएं करना, धातुओं की गति समरूप से करना, सभी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना, जो बाहर निकालने लायक है, ये सब चीज़ें कौन करता है? ये वायु करती है। ये श्लोक रटे होने चाहिए। देखो मैं कभी श्लोक रटने के फेवर में नहीं रहता हूँ, लेकिन ये वो श्लोक है, कोई ऑप्शंस नहीं है, हमें रटा होना चाहिए। वीक से वीक स्टूडेंट को श्लोक रटे होने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, राइम बना के याद करो। उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समोक्षो गति मतम वायु कर्म विकारजम। और ये तो लाइन हमेशा कॉमन रहेगी, है ना? वायु कर्म विकारजम, पित्त कर्म विकारजम, कफ कर्म विकारजम, ये सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर हम पित्त के प्राकृत कर्म का श्लोक देखें, कौन बताएगा? इनका रेफरेंस लिख दिया ना। हाँ, चरक सूत्र 18 याद रखना, वहाँ मिल जाएंगे सारे, आपको याद होने चाहिए। आपको बताओ क्या है इसका? कौन बताएगा? दर्शनम पक्तिरुष्मा च क्षुतृष्णा दे मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम। ये कौन सुना है? बताओ, नाम बताओ अपना। शगुन गुप्ता। मुझे ये समझ में नहीं आती, मेरी क्लास में इतने इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते क्यों हैं? जो तुम सब याद है तो क्यों पढ़ रहे तुम्हें? किसका आ रहा है? सगुन। बॉस हाँ, बताया नहीं तुमने, तुम क्यों पढ़ रही? तुम जैसा बात है तो सही बता, नहीं ईमानदारी से। आता नहीं है बॉस, ये तो फर्स्ट ईयर का है ना। अच्छा, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। देखो ध्यान से कि ये प्रोग्राम, ये सब पित्त के प्राकृत कर्म है। क्या क्या करता है पित्त? दर्शन दिखाता है, पक्ति ऊष्मा, बॉडी को के अंदर ऊष्मा का संचार करना, जो हमारी बॉडी के अंदर जो थोड़ी सी हीट रहती है ना, टेम्परेचर एलिवेट रहता है। पंक्ति पाचन क्रिया करता है। भूख प्यास देह को मृदु बनाता है पित्त पसीने की वजह से। प्रभाव, जो चमक होती है शरीर में, जो शाइन होती है ना,
वो सब इसकी वजह से होती है। प्रसाद प्रसन्नता रखता है। मेधा इंटेलिजेंसी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना कि मेधा किस कारण होती है? पित्त के कारण। वैसे चिंता मत करो, जब हम चरक विमान 8 पढ़ेंगे तो डिटेल में बात पित्त कफ के और कर्म आएँगे, तो सबको समराइज़ करके पढ़ेंगे एक साथ। तब यहाँ से क्वेश्चन डिकोड होता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है पीजी में। फिलहाल हम इन श्लोकों से निकालते हैं कि यहाँ से मेधा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त कर्म विकारजम, ये सब प्राकृत पित्त के कर्म हैं। और तुमने अगर ध्यान दिया हो तो हमने ये श्लोक पढ़ा था। तो यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं ना, मैच कर रही हैं। देखो पंक्ति वाला मिल गया हमें, दर्शन अदर्शन मिल गया, ऊष्मा मिल गया हमें, वर्ण वाला वहाँ नहीं दिया हुआ है, प्रसाद मिल गया। काफ़ी चीज़ें यहाँ से मैच करेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये वाला श्लोक आपको पीजी के लिए याद नहीं करना। सॉरी, पीजी के लिए यहाँ से, हाँ पीजी के लिए याद नहीं करना। यूजी में आ जाए तो बात अलग है, कुछ लिख देंगे कुछ ना कुछ। यूजी में भी अगर आ जाता और यहाँ से ना लिख के इसी श्लोक को लिख दे तब भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन ये वाले चरक सूत्र 18 वाले याद करना बहुत ज़रूरी है आपको। इसी तरह से लिख देते हैं, कफ के प्राकृत कर्म स्नेहो बंध, स्नेह करता है, शरीर के बंधों को स्थिर करता है, स्थिरता लाता है। स्थिरत्व कैसे लिखते हैं? स्थिरत्व क्या है? स्नेह बंध स्थिरत्व। गौरवम भ्रष्टाबलम, गौरवम भ्रष्टाबलम। क्षमा, गलत हो जाए तो बता देना, मैं देख के। क्षमा धृति अलोभश्च, बुक में संधि करके लिखा होगा, मैं संधि विच्छेद करके लिख रहा हूँ याद करने के लिए। कफ कर्म अविकारजम, अविकारजम, ठीक है। तो ये स्नेह करता है, शरीर का स्नेह करता है, बंध बनाता है ना। जो कल हमने देखा था कि सारी संधियां और उनके जो दो कंपोनेंट होते हैं, स्नायु और कंडरा, वो जोड़ के रखते हैं ना संधियों का पूरा। तो स्थिर करता है शरीर को। गौरव यानी कि जो भारीपन है, जो हैवीनेस है, उसी वजह से होती है। वृक्षता, ये वाजिकारक होता है ना। ये वाजिकारक से दोनों बल लगा लेते हैं और बलकारी होता है। क्षमा, आपने कभी देखा है कि एक इंसान है जो 6 फुट का है, डोले सोले बने हुए हैं, उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, कभी नोटिस करना। एक बंदा है जो सिंगल हड्डी है। किस बंदे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता, लड़ाई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता? सही से बताना मुझे। जो सर पतला है ना, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि वो खोखला है। जो इंसान जितना ज्यादा चीख रहा, चिल्ला रहा है, परेशान है, वो बहुत, जो बंदा शांत है, समझ रहे हो ना, मतलब वो संतुष्ट है अंदर से। तुम जिम वाले को उल्टा सीधा बोल दोगे तब भी वो चला जाएगा वहां से। उसे पता है कि अगर उसने हमला किया तो तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन जो थोड़ा सा वहां मामला गड़बड़ है, अक्सर देखने को मिलेगा। तो कफ वाले धरती रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है। एक बार जो बात याद कर लें, कोई लड़की मुस्कुरा के भी देख ले गलती से तो दोस्तों के भाई बना देते हैं, भूलते नहीं है फिर उसे। आलोवश, लालच तो नहीं होता, सब कुछ तो होता है, संपन्न होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये मित्र, पुत्र और धन संपदा से संपन्न होते हैं ये लोग, ठीक है। कफ कर्म अवकार्यम, ये कफ अवकारी कफ के या फिर प्राकृत कफ के कर्म है। तो मुझे बताओ, क्या 3 लोग आप मुझे कल सुना दोगे? जल्दी बताओ। जी सर। बताओ, जी सर। बताओ करने आओ, आपका क्या कहना है? जी यार ठीक है, कल सबसे सरल क्लास तभी आगे बढ़ेगी, 3 लोग सुना दोगे आप, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। पता, मैं चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे पास कोई रास्ता होता तो नहीं कहता तुमसे याद करने की, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा 3 श्लोक। तो हमने 4 श्लोक देख लिया है। तो अगर आप इसको ना भी याद करना चाहो, बट
एटलीस्ट जो प्रश्न है वो जरूर आना चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, हम पढ़ने अपने इसको नहीं पड़ेगी। आइए, मरीचि की बात सुनकर कोने में बैठ के समोसा खाए आचार्य काश जो कापे थे वो भी थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा बात चली तो हम भी कह दें, बात चली है तो हम भी कह दें, किसके बारे में, के बारे में, कि कब तो जरूरी है, आखिर वायु की गुण गाए जा रहे हो, 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो क्या कफ जरूरी नहीं है? मरीचि ने पित्त के बारे में कह दिया, लेकिन इससे पहले कुछ बात है हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर आचार्य चरक एक ग्रहणी किस्सा है, चरक किस्सा आई थिंक 15वां चैप्टर है, और वहां पर वो ग्रहणी दोष के बारे में बताते हैं। ग्रहणी दोष याद रखना, हर चैप्टर के आगे रोग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ रोग न लग के ग्रहणी दोष शब्द आया हुआ है, ध्यान रखना। हर जगह आचार्य क्या उधर रोग, ज्वर रोग, लेकिन ग्रहणी के आगे आचार्य लिखते हैं ग्रहणी दोष, क्योंकि ग्रहणी एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी है, इसलिए दोष लिखते हैं। इसमें दोष हो जाता है कि वो बिना पक्व किए मल को सृजित करती थी। जैसा खाना खाते हैं वैसे ही बाहर हो जाता है। आप खाना खाओ फ्रेश होने जाओगे, खाना खाओगे फ्रेश होने जाओगे, ऐसा घड़ी का दोष हो जाता है, रोग नहीं होता। तो ग्रहणी चिकित्सा में आचार चरक और इससे हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं पीजी यूजी दोनों की इस वाले श्लोक से? क्वेश्चन ऐसे आता है, ये श्लोक दे देगा आपको यूजी में, कह देगा इस श्लोकांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, तो आपको पूरा लिखना पड़ता है चैप्टर। ठीक है, आप पूरा श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। तो वहां पर वो पित्त की प्रधानता या पित्त में सन्निहित अग्नि की बड़ाई करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए चरक क्या कहते हैं? आयु वर्णो वलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्निया प्राणाश्चोक्ता दहे अग्नि हेतु का शांते अग्नो मृते युक्ते चिरम जीवत्तनामया रोगी षाद विकृते मुगलम अग्निस्तस्मात् निरुच्यते। कह रहे कि अग्नि है तो क्या क्या है? आयु है, आयु है, वर्ण है, बल है, स्वास्थ्य है, उत्साह है, मेटाबॉलिज्म है, ओज है, तेज है ना। यहाँ पर इस सब को क्या करें? अग्नि हेतु का। इन सब का कारण कौन है? अग्नि ही इन सब का कारण है। किसका? आयु वर्ण बल स्वास्थ्य उत्साह उपशो प्रभा। फिर कह रहे हैं आगे, शांत अग्नियों मृते। अगर यही अग्नि जब शांत हो जाती है तो इंसान मृत समान हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मर जाता है। और जब तक ये युक्त रहती है तब तक वो चिरम यानी कि लंबी जीवन जीता है। अनामय, अनामय माने रोग रहित होकर। आमय किसका पर्याय होता है? आमय पर्याय होता है रोग का, तो अनामय होकर जीता। रोगी शायद विकृति मूलम, और यदि ये विकृत हो जाती है अग्नि तो इंसान रोगी हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से अग्नि, या हम कहें अग्नि पित्त के तुल्य धर्मी है, तो अग्नि पित्त की यहाँ तारीफ करते हुए आचार्य के श्लोक के बारे में बोल रहे हैं। ये हम दोबारा पढ़ेंगे फाइनल ईयर में। यहाँ पर एक रेफरेंस आया, मैंने बता दिया आपको। रस प्रदीप में तो अग्नि को भगवान ही कह दिया, जाट रो भगवान अग्निश्वर अन्न से पाचका। ठीक है, पाचक पित्त का नाम ही अग्नि है। यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बिल्कुल कि पाचक पित्त को ही अग्नि कह रहे हैं, ना कि सभी पित्त को। पित्त तो 5 प्रकार के होते हैं, पित्त तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पाचक पित्त की केवल बात हो रही है। आई रस प्रदीप की 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, यही लिख लेते हैं, पेज खाली है, यही लिख लेते हैं। जो रस प्रदीप बुक है, इसमें अग्नि का प्रमाण बताया गया है। वैसे अग्नि का कोई प्रमाण होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रमाण बताने की एक कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि जो स्थूल काय वाले व्यक्ति होते हैं, स्थूल सत्व काय वाले, तो उनके अंदर यव मात्र होती है अग्नि। कैसे होती है? यव मात्र। यव के अंत जौ के दाने के बराबर। जौ के दाने के बराबर होती है। और जो छोटी वाले काया के होते हैं, हर्ष शत्रु काया वाले होते हैं, उनके अंदर केवल केवल तिल मात्र होती है अग्नि। सीधी बड़ी बात है, बड़ा शरीर है तो ज्यादा होगा। और जो कृमि कीट पतंगे होते हैं
कृमि, कीट पतंगे, उनके अंदर बाल बराबर होती है, बाल मात्रा होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। लेकिन रस प्रदीप ने जब कहा तो भेल ने भी कुछ कहा, आचार्य भेल ने भी कुछ कहा। क्या कहते हैं आचार्य भेल? आचार्य भेल कहते हैं कि भैया देखो, स्थूल शरीर वाले में तो मैं भी अब मात्र ही मानता हूँ, लेकिन हर्ष वाले में त्रुटि मात्र होती है, और कृमि वाले में वायु मात्र। जितनी हवा हल्की होती है उतना ही होता है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पहले आते थे इनसे बहुत ज्यादा, जब से एनडी को ने बना रहा पेपर तब से नहीं डाला, लेकिन फिर भी आपको याद जरूर रखिएगा, खासकर रस प्रदीप आ सकता है, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। ठीक, ना याद रहे तो याद रख लेना कि यदि मान लो हम लोग चाउमीन खा रहे हो बेटा, कैसे बनाते हैं चाउमीन? तो मैगी बन गई। अगर मैगी में कोई कीड़ा पड़ जाए, कृमि पड़ जाए, तो खाओगे कि नहीं खाओगे उसे? जल्दी बताओ। नहीं सर। उसमें उसमें कोई बाल, अरे उसमें कोई बाल पड़ जाए तो? नहीं सर। लेकिन यदि उसमें तिल पड़ जाए तो? जी सर। यदि जौ का दाना पड़ जाए तो? जल्दी बताओ। जी सर, खा लेंगे। खा लो, तुम तो कुछ भी खा लो, जब टिफिन इतना गंदा आता है तो कुछ भी खा लो। फिर तुमको बस इतना कोरिलेट करना है एग्जाम में, बस ऑप्शन देके मैं इतना बताना चाहता हूँ कि चाहे कीड़े पड़ जाए चाहे बाल पड़ जाए, हम खाते नहीं, इसको एक साथ रखना, ठीक है? कृमि वाले कीट वाले में बाल पर मात्र याद रखना, दूसरे वाले में याद रखना हस्ती। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो हर्ष से ती यानी तिल मात्र याद रखना, हर्ष से तिल मात्र याद रखना। स्थूल से कैसे याद रखोगे? बनाओ बनाओ, स्थूल से क्या बन सकता है? ऐसे याद रखें कि जो व्यक्ति स्थूल होता है, थोड़ा हेल्दी होता है, वही युवा लगता है। इसे याद रहेगा आपको? कुछ और बनाओ बताओ। जी सर, ठीक है। याद रहेगा ना, जो थोड़ा सा अच्छा छवि छवि सा होता है वो थोड़ा युवा लगता है, यंग लगता है ना, क्यूट सा लगता है, ऐसे कुछ याद रख लेना। तो इस तरह से आपको कोरिलेट करके याद जरूर कर लेना सारी चीजें। और कुछ बचा है इसमें? ये हो गया, ये मैंने जो श्लोक था रिकॉर्ड करके बता दिया आप लोगों को, ये दिखा हुआ था पूरा 10 का। अब कह रहे हैं तत्श्रुत्वा मरीचि वचा काप्यवाच। मरीचि की बातें सुनकर जो उसमें आए हुए आचार्य काप्य बोले कि सोम एव शरीरे श्लेष्म अंतर्गत, कि जो श्लेष्मा के अंतर्गत, या हम कहें कफ के अंतर्गत जो सोम रहता है, वो भी कुपित अकुपित होकर क्रमशः शुभ और अशुभ कर्मों को करता है। जैसे दाढ़ियम दृढ़ता शरीर में लाना, शैथिल्यम या शैथिल लाना, उपचय करना या काशर करना, या तो अच्छे से एनाबॉलिज्म करेगा या क्रश कर देगा, शरीर को कमजोर बना देगा, उत्साह लाएगा या आलस्य लाएगा, वृषता लाएगा या कलीबता लाएगा, है ना, या तो फर्टिलिटी लाएगा या इनफर्टिलिटी लाएगा, फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी लाएगा, या तो ज्ञान लाएगा, अकुपित होगा और कुपित होगा तो ज्ञान लाएगा, अकुपित होगा तो बुद्धि लाएगा, अदरवाइज मोह लाएगा। इस प्रकार के अन्य द्वंद्वों को भी उत्पन्न कर सकता है, ऐसे अन्य पेड़ भी बना सकता है। तो ये भी श्लोक यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला श्लोक याद कर लेना, काफी रहेगा। ठीक है, ये श्लोक वही है लगभग। इसमें वंद स्त्रित्वम च गौरवम वृष्टावलंब वृष्टा आ गई, यहाँ पे स्त्रित्व आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ से हम देख सकते हैं। एक क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ, बताओ मेधा किस में रखेंगे, पित्त में या कफ में? सर कफ में। सोच लो।
पित्त में। पित्त में से। पित्त में रखेंगे, देखो यहाँ पे। और बुद्धि कहाँ रखेंगे? बुद्धि पित्त में कहाँ रख रहेगी। हाँ, में ध्यान सर। रखना। में देखो से। छोटा सा अंतर है, क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आ सकता है कभी भी, ठीक है। मेधा वाला तो आ गया, बुद्धि वाला नहीं आया है। छोटा सा अंतर है, मैं आपको बता दिया। चरक विमान जब पढ़ेंगे 8 में डिटेल में बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ तो लिमिटेड दिए हुए हैं। तो वहाँ सारे डाउट और क्लियर कर लेंगे। पर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दिया है, आप इस तरह से ध्यान रखना चीज़ों को। पढ़ते समय ध्यान रखना है, बेहोश होकर नहीं पढ़ना है, चैट करते हुए नहीं पढ़ना है, किसी से IPL देखते हुए नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो सब फोन वगैरह बंद करके पढ़ना है। ये वाला अंडरलाइन कर लीजिए आप। सारी बातें सुन ली हैं, लगभग नाश्ता खत्म हो गया है, सब समोसे चाय निपटा चुके हैं। सबकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्काते अपने भगवान आत्रे बोलते हैं, तत्श्रुत्वा काप्य वचो भगवान पुनर्षु आत्रे उवाच। काप्य के वचनों को सुनकर क्या बोलते हैं पुनर्षु आत्रे? कहते हैं सर्व एव भवन्ता सम्यक और अनेकांतिक वचनात् सर्व एव खलु वात प्रतिश्लेषण प्रकृति भूता पुरुषम अव्यापनेन्द्रियम। ठीक है, कि जो अव्यापन इंद्रिय है, यानी जिसकी इंद्रियां व्यापद नहीं हुई है, विकार नहीं हुआ है, पुरुष को बल बड़ और सुख तथा बहुत बड़ी आयु से युक्त करते हैं। जैसे ठीक रूप में सेवन किए हुए धर्म अर्थ काम पुरुष को इस लोक में तो लाभ पहुंचाते ही हैं, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पहुंचाते हैं, 72 हूरों से मिलवाते हैं। और यदि ये बात पित्त कब विकृत हो जाने तो पुरुष बहुत बड़े रोगों से युक्त हो जाते हैं, अल्पायु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रलय काल में यही हल्की हल्की गर्मी वर्षा हेमंत हमें आनंद देती है, वही प्रलय काल में संसार को नष्ट कर डालती है। तो यहाँ आचार्य आत्रेय ने सभी ऋषियों का समझौता करा दिया है। और जितने भी सिंपोजियम देखेंगे, जितने सेमिनार देखेंगे, जितनी संभाषाएं देखेंगे आत्रेय जी का बड़ा ही एक समग्र दृष्टिकोण रहा है सबके प्रति। वो किसी को नाराज नहीं करते, वैसी बात कहते हैं कि सब खुश रहें। उन्हें पता है कि और आगे भी सेमिनार कराने या आएंगे नहीं, अभी किसी की मन की बात कह देंगे तो सबको अच्छे से निपटा डालते हैं। ठीक है मित्रों। He is a diplomatic person. कर भी कह सकते हैं। जब आप कभी अपने घर जाती हो और जब आप 21.5 साल की हो जाती हो, है ना, और जब पापा से कहती हो पापा मुझे एक अभिनव नाम का लड़का पसंद है, बट वो इंटरकास्ट है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मम्मी चप्पल लेके खड़े हो जाती हैं। मम्मी चप्पल लेके खड़ी हो जाती हैं, तब ऐसे में पिताजी क्या करते हैं बताओ? पिताजी कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं बताओ? क्या वो तुम्हारी तरफ पूरी तरीके से हो जाते हैं या पूरी तरीके से मम्मी की तरफ हो जाते हैं? क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में वो? जल्दी बताओ। बताओ आनंद। आनंद नहीं है सर। अरे सॉरी आनंद गया, मोहित था। तुम बताओ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। आज मृदुल से पूछते हैं, मृदुल है भी नहीं क्लास में। मृदुल तुम तो बता ही दोगे। मृदुल कहाँ हो तुम? चप्पल अच्छी बनाई है मैंने। कहाँ किस फील्ड में आ गया मैं? तो पिकासो होना चाहिए मेरे को तो। ये मृदुल को लगता है ढंग से सुनाना पड़ेगा, ये मेरी क्लास पता नहीं कहाँ अटेंड कर भाग जाता है, हल्के में ले रहा है ये। मृदुल नहीं सुन पा रहे हो मेरी आवाज? चलो नंदिनी तुम ही बताओ। नंदिनी। नंदिनी भी नहीं है सर। सर नंदिनी नहीं है। या अल्लाह, कहाँ है ये? कहाँ है ये? सर वो जर्मन गई हुई है, नेटवर्क नहीं है। अच्छा बताओ शिवांगी, आप बताओ। मोहम्मद एजाज, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। पीछे लगी दीवार घड़ी दिख रही है।
और ये क्यूट स्माइल, हो क्या कहने हैं। शिवांगी जल्दी बताओ बेटा, तुम लोग टाइम वेस्ट बहुत करते हो। सर और मैंने मम्मी तो के साथ हो जाएंगे। हाथ का तब भी ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि पिताजी फंस जाते हैं इस बीच में, ना तो बेटी को नाराज कर सकते हैं, जो बेटी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उल्टा सीधा कदम उठा सकती है। तो वो एक बहुत समग्र एक इनका रास्ता, बेटी को डांटते भी जाते हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं, इशारा कर देते तुम अंदर चली जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा, मम्मी को समझा दूंगा। तो इसे डिप्लोमेट नहीं कहेंगे, इसे तो बहुत अच्छा आदमी कहेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ है नहीं इसमें। हमने देखा कि इसमें 6 गुण बताए गए थे, कई प्रकार के कर्म बताए वायु के, चतुर्विध प्रकार की वायु बताई थी। कौन सी? विकृत और अविकृत शरीरगत, और विकृत और अविकृत लोकगत, ये 4 प्रकार की वायु बताई थी हम लोगों ने डिटेल में। हमने कफ पित्त के बारे में देखा। तो इस तरह से एक ये वात कलाकली वाला चैप्टर समाप्त किया है। तो ये चैप्टर छोटा सा था, पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि इसमें एक क्वेश्चन में जरूर याद रखना है, वो कौन सा, कि असंघात और अनवस्थित होती हुई वायु आखिर कैसे प्रकोपित और प्रशमित हो जाती है। इस बार इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। चैप्टर समाप्त है, कुछ है नहीं चैप्टर में खास ज़्यादा, ठीक है। और कल से फिर कुछ और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। कल से क्या पढ़ोगे? चलो 113 ही पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे? पता करते। हेलो हेलो हेलो, कहते सर हमें कौन ज्यादा फर्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट से हो पहले, क्या लंबे बेटा? जो ज्यादा लंबे और इम्पोर्टेंट हो सर वो पहले। लंबे नहीं सर, सीक्वेंस से देखो, जब मैं 113 पढ़ाना शुरू करता हूँ स्नेहन वाला अध्याय, तो फिर मैं पूरा पंचकर्मा खत्म कर देता हूँ, पूरा पेपर खत्म कर देता हूँ। हाँ सर, ये वाला ध्यान पढ़ा रखना, दीजिए। जैसे ही मैं ये वाला चैप्टर शुरू करूंगा स्नेह अध्याय, फिर मुझे मजबूरी में पंचकर्मा पढ़ाना पड़ेगा पूरा।